और उपस्थित सभी भाई और बहनों, लघु उद्योग भारती के इस सम्मेलन में मैं आप सबका नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मैं और देवेंद्र जी दोनों नागपुर के हैं और आप सब हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज की स्थिति में भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब हमारा जीडीपी ये 4.25% तक आया था। इंडस्ट्री बंद हो रही थी और आज देश में कम से कम 47,000 मेगावाट यानी 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जिन पावर प्रोजेक्ट में है वो आज भी बंद पड़े हुए हैं। माइनिंग इंडस्ट्री के मैटर्स कोर्ट में सबजुडिस थे और इसके कारण देश में एक विचित्र माहौल खड़ा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई तो हमने इस स्थिति को सुधारने की भरकस कोशिश की है। कुछ बातों में हम सफल हुए हैं और कुछ बातें और भी करना बाकी है। जैसे विशेष रूप से आज हमारा जीडीपी 7.25% से आगे है और अच्छे साइन है कि आने वाले समय में देश विकास की ओर जाएगा। हमारे देश के विकास दर में जो कंट्रीब्यूशन है वो 62 से 64% सर्विस सेक्टर से आता है, 22 से 24% तक इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और 16 से 18% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसके आधार पे आता है। यानी हमारे देश में जितने प्रमाण पर इंडस्ट्रीज में और उत्पादन होना चाहिए, रोजगार निर्माण होना चाहिए, उसकी संभावना है। पर इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना होगा तो 4 बातों की जरूरत है। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं शुरू हो सकती और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्राथमिकता दी है और मेरे पास रोड, पोर्ट्स इसकी जिम्मेदारी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश की टोटल रोड लेंथ 48 लाख किलोमीटर है और उसमें से हमारे देश का राष्ट्रीय महामार्ग 96,000 किलोमीटर था और उसमें से देश में 40% ट्रैफिक जो है वो 96,000 किलोमीटर पे चलता है और अगर डिटेल में जाए तो इसमें जो 40% ट्रैफिक है वो 20,000 किलोमीटर पर चलता है। परिणाम ये हुआ है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से देश में रोड सेक्टर की बहुत कमियां हैं। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक प्रसिद्ध वाक्य लिख कर रखा है। जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए आपकी इंडस्ट्री का माल अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब हमने तय किया है कि 96,000 किलोमीटर की रोड लेंथ को हम लोग आने वाले 2 महीने तक 1,50,000 किलोमीटर करने वाले हैं और ये जो लेंथ बढ़ेगी ये रोड सब हम लोग उसमें भी 4 लेनिंग का जो हमारी डेफिनेशन थी कि वो 15,000 यूनिट तक का ट्रैफिक के लिए 4 लेन था, अब उसको रिड्यूस करके हमने 10,000 तक लाया है और मैंने और फाइल पर लिख दिया कि 2 साल में 10,000 होना है, उसका 4 लेन कर दो।
तो अब इसका मतलब है कि जो 2 लेन रोड है वो 4 लेन करेंगे, जो 1 लेन है वो 2 लेन करेंगे, और हम एक्सप्रेस हाईवे का भी नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे के भी निर्माण के कार्य की हमने शुरुआत की है। आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में जाने का मौका अगर आपको मिला होगा तो ये रोड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और इस रोड से 140-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलती है, और इसलिए हमने ये तय किया कि रोड नेटवर्क में अब जल्दी ही 2 एक्सप्रेस हाईवे का कार्य हम शुरू कर रहे हैं। एक एक्सिस कंट्रोल बाईपास ईस्टर्ली बाईपास दिल्ली का है, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए है, जो 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, और आने वाले 1 महीने में देश का सबसे बिजी कॉरिडोर है वो दिल्ली से मेरठ NH-24, और हाँ रोज रात को दिल्ली से स्वामीनारायण मंदिर का 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम होता है। इस रोड को हम पहले दासना तक 14 लेन बना रहे हैं और 14 एक्सिस कंट्रोल कर रहे हैं, और वहाँ से मेरठ तक पूरा 10,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे, इसका कार्य 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है कि मुंबई से नागपुर एक्सप्रेस हाईवे करना है, मेरी भी इच्छा है, और उन्होंने भी कार्यक्रम दिया है, और हम लोग मुंबई से नागपुर ये जो डिस्टेंस है ये 8 घंटे में होना चाहिए, ऐसा हमारा सपना है। तो स्वाभाविक रूप से इसका भी काम महाराष्ट्र सरकार और हम मिलकर सहयोग से जल्दी शुरू करेंगे। इससे हमारे क्षेत्र में जब 3,80,000 करोड़ के रोड के काम बंद पड़े थे, और जब मैंने चार्ज लिया तो इसका कारण था लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस, सबजुडिस मैटर, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 41 प्रोजेक्ट्स जिसकी कीमत करीब 80,000 करोड़ होगी उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। करीब 2,20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे उसमें हमने मार्ग निकालकर वो प्रोजेक्ट अब दौड़ने लगे हैं। जैसे दिल्ली जयपुर का है, 4 फ्लाईओवर बने थे, अभी 1-1.5 साल में उन्हें 55 फ्लाईओवर पूरे किए हैं, और 3 महीने के अंदर दिल्ली जयपुर हाईवे का हम लोकार्पण करेंगे और ये हाईवे अच्छी तरह से पूर्ण होगा। वैसे ही स्वाभाविक रूप से ये सब प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, पर इसके अलावा और 60 से 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं जिसकी समस्या समाधान हम ढूंढ नहीं सके, पर मेरा विश्वास है कि 2-3 महीने में कुछ पॉलिसी डिसीजन लेके उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और हमने इसके अलावा 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट के भी एग्रीमेंट साइन की है। थोड़ा सा मैं करोड़ों में बोलता हूँ तो पॉलिटिकल लीडर की क्रेडिबिलिटी ज़रा अच्छी नहीं है, तो जो लोग बोलते हैं कि ये 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5,000, 10,000, ये पैसा कहाँ से है। तो मुझे ममता बनर्जी का परसों फ़ोन आया था, वो बोले अभी तक काम नहीं हुआ। तो बोला ममता जी अपने डायरी में लिख लेना मेरी एक एक बात, और एक भी बात नहीं होगी तो हाथ जोड़कर आपकी क्षमा मांगूंगा, चिंता मत करिए आप। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 5 साल में 5 लाख करोड़ के रोड बनाने का तय किया है, और शायद मेरी कमिटमेंट 5 साल की है, पर शायद 3 साल में ही 5 लाख करोड़ हम पूरा करेंगे। अब मैं इतना ही, लोग आप भी बोलोगे ये मंत्री वैसे ही बोलते हैं, तो ये महाराष्ट्र के पत्रकार बैठे हैं, ये मेरे को 25 साल से जानते हैं, और जो मैं घोषणा करता हूँ इनमें से एक भी आदमी मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो होता है। तो आप विश्वास रखिए ये 100% होगा, और नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा ये नहीं हो सकता। ये कैसे होगा, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मेरे फाइनेंशियल मॉडल को समझना होगा, तब मैं आप बैठेंगे तो मैं समझाऊंगा कि मेरा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। और मुझे मालूम है कि पैसे की कमी नहीं है। जब महाराष्ट्र में मैं मंत्री था तो 10 करोड़ मैंने सरकार से लिए थे, 4,000 करोड़ रुपए पब्लिक से खड़े किए थे, और 2.5 साल में 8,000 करोड़ के काम पूरे किए, और 7 साल में वो पैसे वापस हो गए थे। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस समय बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और इसलिए आने वाले समय में उद्योगों को सबसे इंपॉर्टेंट रोड सेक्टर अच्छा होगा। इसमें 2 बातें हम कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हमने 1 लाख करोड़ के रोड 5 साल में बनाने का निर्णय किया है।
16,000 करोड़ के टेंडर हमने फाइनल कर दिए हैं, काम शुरू हो गए हैं और अब हमको कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है। सीमेंट के लिए जब मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड कहा तो सीमेंट वालों ने कार्टेल बनाया, 300 रुपये की बैग 350 रुपये हुई। मैंने मीटिंग बुलाकर उनको कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हमने कार्टेल नहीं किया है। वो बहुत स्मार्टली मुझसे बिहेव कर रहे थे। आखिर में जाते समय मैंने उनको कहा कि ठीक है तुमको दिखा दूंगा कैसे होता है। हमने एक पोर्टल है इनाम, आपके इंटरनेट पर है। हमने 95 लाख टन सीमेंट बुक किया है। 107 सीमेंट की फैक्ट्री और 37 इंडस्ट्रीज उसमें है। और सीमेंट के बैग की कीमत जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद आप देखिए कि आज सब चीज़ों के भाव कैसे हमने कम किए हैं। सीमेंट की कीमत जो आई है कम से कम वो 120 रुपये पर बैग, 130 रुपये पर बैग और 140 रुपये पर बैग है। टैक्स एक्स्ट्रा है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा है, पर सिस्टम ऐसी है कि कैश एंड कैरी है। पहले पैसे देने पड़ेंगे, बाद में सीमेंट मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी दर्शन का सौभाग्य इस योजना में नहीं है। तो ये स्वाभाविक रूप से करप्शन फ्री है। हम लोहे के लिए भी कर रहे हैं। और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस, ये 4 शब्दों का प्रयोग बार बार हो रहा है। और अब हमने ये तय किया कि जो वेस्ट मटेरियल है, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, जैसे ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, इसको नॉलेज एज ए पावर कहते हैं। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और ये हो सकता है। आप हमारे नागपुर में हैं, हमारे नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी है। हमने 18 करोड़ रुपए में हमारा टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया है। तो टॉयलेट का पानी 18 करोड़ में बेच दे सकते हैं तो कचरा भी बेच सकते हैं। बाद में हमारे ध्यान में आया कि गलती हुई। अब वो पानी से मीथेन निकाल रहे हैं और मीथेन, ये बावनकुळे साहब की मिनिस्ट्री को हमने पानी दे रहे उनके पावर प्रोजेक्ट के लिए। अब उससे हम मीथेन निकालेंगे और मीथेन से बायो सीएनजी, सल्फर और CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालकर 100 बसेस नागपुर की हम बायो सीएनजी पर चलाने वाले हैं। ये जो आयरन ओर है, ये आयरन ओर जिस इंडस्ट्री में जाता है उसके प्रोग्रेस होने के बाद उससे आयरन स्लैग निकलती है। आप सबको पता होगा कि लक्ष्मणराव इनामदार हमारे संघ के ज्येष्ठ प्रचारक हैं। उनके एक भांजे जोशी करके इंजीनियर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। उनको ऑस्ट्रेलिया में बहुत सम्मान मिला, सातार के हैं। और उन्होंने एक शोध लगाया कि स्लैग का यूज़ करके रोड बनते हैं, एयर स्ट्रिप बनती है। ये स्लैग फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के पास इस स्लैग का क्या करना ये प्रॉब्लम है। और इसलिए स्लैग सीमेंट में भी डालते हैं और ये स्लैग अवेलेबल है जहाँ स्टील इंडस्ट्री है। और ये स्लैग रोड में यूज़ करने का नोटिफिकेशन हमने निकाला है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोड है, जैसे फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो बनाना है, सीमेंट कंक्रीट रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, इमर्स टनल बनाना है। जैसे कलकत्ता में हम एक सागर पोर्ट बना रहे हैं और वो सागर पोर्ट में रेलवे लाइन और रोड दोनों हम समुद्र के अंदर कर रहे हैं, टनल। और ये टनल इमर्स टनल है। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। आप में से कुछ कश्मीर के लोग यहाँ होंगे, तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में हमने 9 किलोमीटर की एक टनल बनाई है। वो जरूर आप देखने के लिए जाइए, वो स्टेट ऑफ आर्ट है। इस टनल में अगर गाड़ी बीच में 9 किलोमीटर है बंद पड़ती है तो डायरेक्ट सिस्टम में आकर उठाकर बाजू में रख सकते हैं। उस सिस्टम में ऊपर में कॉरिडोर बनाए, जैसे सीलिंग के ऊपर, उससे गाड़ी चल सकती है। उससे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, खुली हवा कितनी छोड़ना है, कितनी बाहर निकालना, ये सिस्टम है। अंदर में लाइट है। और आशिया की सबसे बड़ी टनल आज वो बनकर पूरी हुई है। 3-4 महीने में उसका उद्घाटन होगा। और ये टनल हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने बनाई है। तो मेरा विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी के आधार पर जाए। और सबसे आज अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आज सुदर्शन जी हमारे बीच में नहीं है। हमारे सुदर्शन जी, मैं जब उनके पास जब भी जाता था बार बार कहते थे, अब उसको उनकी बातों को और मेरी बातों को बहुत बार हम कहते पर लोग हमको सीरियसली नहीं लेते थे। हम कहते थे कि इस देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल, गैस और क्रूड ऑयल का है। और इस देश में हम बायोफ्यूल तैयार करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव। और ये बात कहने के लिए अभी नागपुर में हमारी एक बस है, कल आप बुला लो, आपको घुमाएंगे इसमें।
वो 100% किसानों के इथेनॉल पर चलती है। एयर कंडीशन बस है, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड की बेस्ट बस है। इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, इस देश का किसान इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस तैयार कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से ये टेक्नोलॉजी प्रूव हुई है। और ये 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर बचता है तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। आज डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 64 रुपए तक चलेगी। इसका कारण 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट क्रूड ऑयल का है। और आज मुझे सबसे खुशी हो रही है क्योंकि बी इंडियन बाय इंडियन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी की बात करने वाले हम लोग हैं। और ये देश में जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, जो पार्लियामेंट में चल रही है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। और मैं आत्मविश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इसमें कितनी ताकत है, ये थोड़ा सा आप लोग लघु उद्योग भारती में इसका अध्ययन करिए। अब मैं एक बार 7-8 महीने पहले हवाई जहाज में किताब पढ़ रहा था, तो इसरो पर लेख था और उसमें कहा कि जो रॉकेट साइंस और सैटेलाइट साइंस है, इसमें हमारे यहाँ लिथियम आयन की बैटरी हमारे इसरो ने तैयार की है। ये लिथियम आयन की बैटरी चाइना में तैयार होती है, फॉरेन के देशों में तैयार होती है। और इलेक्ट्रिक बस अगर तैयार करेंगे तो एक बस में लिथियम आयन बैटरी अगर बिठानी है 200 किलोमीटर के लिए तो उसकी कीमत 55 लाख रुपए है। और ये सब मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि ये इंडिया में जब हमारे इसरो पर जाते हैं साइंटिस्ट हमारे इतने, तो क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली उतरने के बाद मैंने इसरो के चेयरमैन अन्नादुराई और उनके सहयोगियों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली मुझे मिलिए। और मैंने उनको कहा कि आपने ये बैटरी बनाई है, ये कार और बस के लिए क्यों नहीं कर सकते। बोले हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो मैंने हमारे दोनों इंस्टीट्यूट है, एक पूना में ARAI और CERT, एक जगह ऊर्ध्वरेशे करके मैडम काम करती और एक दामले करके काम करती, और दोनों को मैंने कहा कि इसकी कॉन्फ्रेंस कराओ। और 6-7 महीने हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर उनके साइंटिस्ट ने काम किया। और 2-3 दिन पहले मुझे उन्होंने दिल्ली में पूरा प्रेजेंटेशन दिया, दिखाया। आज मैं पूना में था और मैं तो उसको देख के भी आया हूँ। उन्होंने लिथियम आयन की बैटरी पूरी 100% मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनाई। और आपको ताज्जुब होगा कि इस बैटरी की कीमत जो 55 लाख रुपए देने पड़ते, इसकी कीमत भारतीय बैटरी की उसी क्वालिटी की बैटरी केवल 5 से 6 लाख रुपए में अब उपलब्ध होगी। और 6 महीने के अंदर उस बैटरी का कमर्शियलाइजेशन करके देश को प्रधानमंत्री के हाथ से अर्पण करने का कार्यक्रम हमने तय किया है। और आपको मैं अब अच्छी खबर देता हूँ, ये बैटरी ऐसी है कि कार चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी, स्कूटर चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, घर चलेगा, सब चलेगा। और ये रिवॉल्यूशन है। और इसका कॉस्ट इतनी कम है कि इसका एक्सपोर्ट भी होगा। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 6 महीने में टेक्नोलॉजी, कमर्शियल टेक्नोलॉजी को जो हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, मैं इस मैन्युफैक्चरिंग को लघु उद्योग के लिए रिजर्व करने का निर्णय आज जाहिर करता हूँ। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास लेने के लिए आएंगे और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज हमारे देश में हम भारत स्वदेशी के आधार पर मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का सपना पूरा कर सकते हैं। अभी कलराज जी गए, एक 25 दिन पहले हमारे कैबिनेट में एक नोट आई थी, और नोट ये आई थी कि 2020 साल को देश में 24 लाख करोड़ का इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का होगा। और इसलिए हमारे सरकार ने एक योजना तैयार की कि 6 लाख करोड़ का माल 2020 तक जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक जो बनता नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ टैक्स एग्जम्पशन देंगे। तो ये आने के बाद मैंने हमारे मंत्री जी को चर्चा की, पूछा, और थोड़ा एग्रेसिवली नाराज होकर पूछा कि 6 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्या 18 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करने वाले देश में 2020 में? और 2020 में 18 लाख करोड़ का अगर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंपोर्ट होगा और उस समय 25 लाख करोड़ का क्रूड इंपोर्ट होगा, तो क्या मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर हम भाषण करेंगे और जनता क्या ताला बजाने वाली है? क्या होगा? ऐसा कैसे आप कह रहे हो? अगर हमारे पास पैसे नहीं है उतना कंसेशन देने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को भविष्य के लिए टैक्स एग्जम्पशन दो। ये नोशनल लॉस है,
और काफ़ी चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि ये सच कह रहे हैं। और आपको इसकी एक मजाक बताता हूँ कैसा चल रहा है। मैं मानेसर से धौला कुआं एक हवा में एक मैट्रिनो करके सिस्टम बना रहा हूँ। इसकी कैपिटल कॉस्ट 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है और मेट्रो की 350 करोड़ पर किलोमीटर है। और दोनों की कैपेसिटी सेम है, मेट्रो की जितनी कैपेसिटी उतनी इसकी है। ये जो फॉरेन लोग काम कर रहे थे उनको मैंने कहा मैं तुमको पायलट प्रोजेक्ट 4000 करोड़ का देता हूँ। उसका डीपीआर बन गया, शायद 2 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। और गुड़गांव की तरफ आप जाते हो कैसे तकलीफ होती हो, ट्रैफिक के आप लोग अनुभव कर रहे हो, वो रोड की बात कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा कि ये सब मेड इन इंडिया में। सर बोले इट्स इम्पॉसिबल, वो होता नहीं, लड़ा फाइल लेके होता नहीं, काम देता नहीं बोला ऑर्डर आपको। तो बेचारे बैठे, उनके पास जो एक ये है उनका बॉक्स, उसको वो अंग्रेजी में दूसरा कोई शब्द है मुझे याद नहीं है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगता है। तो उन्होंने इसराइल के कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक सेंसर की कीमत पॉन्ड्स, एक पॉन्ड 700 पॉन्ड उनको लगने वाले हैं क्योंकि 70 किलोमीटर है। तो एक पॉन्ड्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगता था उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी। और जब मैंने उनको कहा कि नथिंग डूइंग, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आपको ताज्जुब होगा कि भारतीयों के पास इतनी प्रतिभा है कि पूना के एक कंपनी ने यही इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को 1 करोड़ 10 लाख के बजाय 10 लाख रुपए में तैयार करके दिया। 10 लाख रुपए में, लघु उद्योग वाला है, वो भी छोटा है। और इसलिए हमारे देश में प्रतिभा है। आवश्यकता है मार्केट को कॉस्ट इफेक्टिव हम कैसे हो। और इसलिए और एक बात हमारे सरकार ने निर्णय किया है कि अगर आप रोड से जाते हैं तो 1.5 रुपया लगता है, रेलवे से जाते हैं तो 1 रुपया लगता है, और पानी से जाते हैं तो 25 से 30 पैसे लगते हैं। हमारे देश में 5 वाटरवेज है, एक गंगा है, एक महानदी है, एक ब्रह्मपुत्रा है, एक बंकिंगहम कैनाल और केरल का बैकवाटर है। अब गंगा का काम हमने शुरू कर दिया, लैंड भी एक्वायर्ड हुई। हम मल्टी मॉडल हब वाराणसी में, झारखंड में साहिबगंज और बंगाल में हल्दिया, 3 जगह पर मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। और ऑलरेडी हमने पानी से बांग्लादेश को फ्लैश एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इसलिए ये वाराणसी से हल्दिया ये 1620 किलोमीटर का 4200 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने हमको दिए, काम शुरू हुआ है। और इसमें जो बार्जेस होते हैं जो इसमें काम करते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप यूरोप के किसी भी देश में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, फ्रांस में जाइए, स्पेन में जाइए, हॉलैंड में जाइए, ऑस्ट्रिया में जाइए, सब देशों में इंडस्ट्री रिवर के बाजू में है। और इंडस्ट्री से वो कंटेनर निकलकर रिवर में आता है और रिवर में बार्जेस में डालकर वो समुद्र में पोर्ट में जाता है। तो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही कम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री एक जगह है और लॉजिस्टिक दूसरे जगह है, और इसलिए उसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए वर्ल्ड मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय हम कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हैं। आपको पावर कॉस्ट भी कम करनी है और आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम करनी है। तो इस बार हमने ये तय किया है कि हम 101 रिवर्स को इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो इनलैंड वाटरवेज की जो लेंथ है वो 64,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और इसमें से 850 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और इसके लिए हम ये कोशिश करें कि रिवर फ्रंट के बाजू में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसी हो और जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री वहाँ आए। मैं कोई सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी हम आगे निकल गए हैं। 1-2 साल में इसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इससे रोड ट्रैफिक कम होने से मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम करना, चाइना के ऊपर केवल बात करके नहीं चलेगा। चाइना जिस कीमत में उसमें 10% कम करके हम एक्सपोर्ट करें। और इसलिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे करना और क्वालिटी को कैसे बढ़ाना, ये हमारा सबसे बड़ा सूत्र है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर समय की कमी है। आखिर में बजरंग लाल जी बोलने वाले हैं, और आज मैं आपको जो बात रख रहा हूँ उसमें आप सब लोगों ने सोचना चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ये बिग प्रॉब्लम है। अब ये बावनकुळे जी है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
इलेक्ट्रिक की कितने लॉस में है? 40-50 हज़ार करोड़ में होगी। हाँ, 25 हज़ार करोड़, बहुत भाग्यवान है। उत्तर प्रदेश 65 हज़ार करोड़, बिहार 45 हज़ार करोड़। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और थेफ्ट सब पावर कंपनियां लॉस में हैं। तो कहां से आपको रेट? कभी इन्होंने एक अच्छा काम किया कि जो कोयला 6,200 रुपये टन में आता था जिस कैलोरिक वैल्यू का, वो कोयला उन्होंने 4,000 रुपये टन में लाकर और पैसा बचाकर महाराष्ट्र में बिजली की दर कम करके दिखाया। अब बिजली में भी जब फ्यूल कॉस्ट कम होगी तो बिजली की दर कम होंगे, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, थेफ्ट लॉसेस कम होंगे तो बिजली सस्ती होगी। हमारे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहां 40% से कम है, कुछ जगह पर तो 60-60% है। और सरकार के पावर प्रोजेक्ट तो ऐसे कि जिसका PLF 20 है, 20। हमारे NTPC का प्रोजेक्ट है मौदा में, वो मैनेजर मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने बोला आपका PLF कितना है? बोले 20। मैं बोला आपको नौकरी पे क्यों रखा है? आपको तो निकालना चाहिए। देखो डर के बाना मेरे 4 पोर्ट 5 साल से लॉस में थे। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नवरत्न कंपनी है, वो 3 साल से हर साल 500 करोड़ 400 करोड़ लॉस करती थी। सबकी मीटिंग बैठी थी। मैंने उनको कहा देखो भाई मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, इस साल मार्च में प्रॉफिट दिखाना, नहीं तो अपना सामान तैयार रखना, घर जाने की तैयारी रखना, मैं तुमको हटा दूंगा। परिणाम यह हुआ कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ने पहले ही साल 500 करोड़ प्रॉफिट, पोर्ट वालों ने मेरे को 3-4 हज़ार करोड़ 3.5 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया केवल एक धमकी देने से। अब इस साल भी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं कमाएगा वो घर जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक वायबिलिटी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, रिडक्शन इन पावर रेट, रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो रॉ मटेरियल आप परचेस करेंगे उसमें भी सस्ता रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो उद्योजक की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल कि मैं ये करूंगा। ये बैठे हमारे पीताम्बरी वाले, इनकी पिताजी का किताब लिखा हुआ है, वो हिंदी में लिखकर जरा बांटो इनको, अपने अच्छे स्वयंसेवक थे, कैसा काम शुरू किया उन्होंने। यानी एखादे उद्योग करने वाले व्यक्ति में कितनी जिद्द होती है, कितनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होती है, इसका परिचय चाहिए। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। ये भाषण करने वालों की देश में कमी नहीं है, प्रोफेशनल बात करो। और इसलिए हमारी देश के उद्योगों को प्रोफेशनली यशस्वी होना होगा, कॉस्ट कम करनी होगी। अब आप मुझे कहने वाले हो कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम करो, बिजली के दर कम करो, प्लॉट के दर कम करो। अब सब कम करेंगे तो हम क्या बैंड बजाएंगे? सरकार का क्या होगा? कितना कर्जा है देवेंद्र फडणवीस पर, वो हंस रहे हैं, पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा है, ज्यादा ही है ना, इससे ही ज्यादा होगा। हाँ, अब ये बेचारे कहां से कर्जा चुकाएंगे? और इतने लॉसेस होंगे तो सरकार कैसे चले? सरकार तो आपकी है। और इसलिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि सरकार की भी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़कर हम आपको रिलीफ कैसे दे सकते हैं, बैंक इंटरेस्ट कम कैसे हो सकते हैं। मैं एक JNPT करके मुंबई में पोर्ट है, वहाँ एक सीमेंट कंक्रीट रोड 4,000 करोड़ का हम बना रहे हैं। तो उसका जो चेयरमैन था वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। तो वो पोर्ट में 4,000 करोड़ हमने ICICI बैंक से कर्जा लिया था 12% इंटरेस्ट से। तो मुझे पता चला, तो मैं जब आया कि ये सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए मैंने 12% से 4,000 करोड़ कर्जा लिया है, तो मैंने कहा तुम इनकम टैक्स कमिश्नर हो ना, तुम इतनी छोटी सी बात नहीं आपको समझ में आती, ये रुपीज़ में लेने बजाय डॉलर में क्यों नहीं लेते हो? बोले कैसा होगा? बोला ठहरो। मैंने 2 मिनट में ICICI बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फ़ोन लगाया और मैंने कहा चंदा जी आपने 4,000 करोड़ का कर्जा दिया है हमको, वो 12% इंटरेस्ट पे है, आप उसको डॉलर पर क्यों नहीं कन्वर्ट करती? बोले हम तैयार हैं। बोला आप क्या इंटरेस्ट लेगी? बोले LIBOR प्लस 3%। बोले 3% क्या लगाया आपने? बोले आपका क्या एक्सपेक्टेड है? बोले LIBOR प्लस 0.50%। बोले ओके डन। तो हमको 3.25% से 4,000 करोड़ रुपए मिले। 1 मिनट में 4,000 करोड़ का कर्जा 12% से 3 पे मिला। अब मेरा जो डॉलर का इनकम है उस पर मैं शिपिंग में कर्जा खड़ा करूंगा तो मुझे जापान ने तो 0.50% पे ऑफर किया है, हेजिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा डॉलर में इनकम है। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये 4 बातें जरूरी है।
और दूसरी सरकार की आपकी जो बातें आप रखते ही हो हर समय, हम भी सुनते हैं, कुछ कुछ होगा, कुछ कलराज जी ने बताया, पर हम भी, हमारी मर्यादा है, धीरे धीरे इकोनॉमी मजबूत होंगी। अरुण जेटली जी को हम जब सब लोग कहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई काम करो, ये मेरा इनकम है, ये मेरा खर्चा है, पैसा कहाँ से लाऊं मुझे बताओ। तो आज देश की आज की स्थिति में धीरे धीरे इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, लघु उद्योगों में कम से कम 7 या 8% का इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पूरा सकता। इंटरेस्ट कॉस्ट कम किए बिना लघु उद्योग इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता। पर अब हमको 1.5 साल हुआ है, 2 साल राह देखिए, मेरा विश्वास है कि इंटरेस्ट कॉस्ट निश्चित रूप से कम होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। आखिर में मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब एक विचारधारा के लोग हैं। 47 में हमारे देश में 3 प्रकार की इकोनॉमिक सोच थी। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। जो कम्युनिस्ट थे उस समय, कम्युनिस्ट होना ये फैशन थी और सोशलिस्टिक होना ये मॉडर्न कंसेप्ट था। तो हर नेता अपने को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के लिए रशियन कम्युनिस्ट मॉडल, जो लेफ्टिस्ट इकोनॉमी मॉडल था, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट था, उसको स्वीकार किया। 68 साल में पंडित जी ने जो मॉडल को स्वीकार किया है, उसके परिणाम यह है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, अनेक लोगों को रोजगार नहीं है और हमारी प्रायोरिटी में गलती हुई है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कांग्रेस के राज में 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए गए। अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे इस विषय पर मैं बजरंग लाल जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ बातों पर क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं नागपुर में जब स्कूल में पढ़ता था तो परम पूज्य गुरु जी का देहावसान हुआ। उस समय कुछ हम स्वयंसेवक वॉलंटियर थे, तो मेरे साथ एक स्वयंसेवक था, उसके पिता बैंक में मैनेजर थे और मेरी बहन मुंबई रहती थी। तो उसके पिताजी बैंक में जाने के बाद हम उसके घर जाते थे और वो 36 नहीं तो 199 लगाकर ट्रंक कॉल से मुंबई बात करते थे। तो एक फ़ोन की कीमत थी 65 रुपये। कितनी? 65 रुपये। आज कितनी हुई? 35 पैसे। मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। अब फोन रिलायंस का लगे, का एयरसेल का लगे, कि और किसी का लगे या सरकार का लगे, हमें क्या लेना देना है? हमारी 35 पैसे पे बात हो रही, सस्ता चाहिए और कंपटीशन लगा और 50 कंपनी को लाओ। जैसे अखबार में आने वाला है कि एक जमाना है का दो, जो हमारा अखबार फुकट लो, क्योंकि कंपटीशन है। एयर इंडिया का टिकट हम नागपुर मुंबई जाने के लिए आज से 8 साल पहले 9,000 रुपये में खरीदते थे, आज हम 2,800 रुपये में जा रहे हैं। और एयरलाइंस लाओ। एक बार प्रणब मुखर्जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं उनके घर पे गया था, उन्होंने भोजन के लिए बुलाया था। मैंने कहा किंग फिशर को बचाओ, तो मुझे बोले नितिन जी आपका क्या संबंध? बोला मेरा कोई संबंध नहीं, पर ये एयरलाइन अगर बंद होगी तो बीजेपी को साल में 25 से 30 लाख रुपए का चूना लगेगा। बोले कैसा? अरे मतलब एक इसकी फ्लाइट कैंसिल हुई का जेट वाला रेट बढ़ा देता है। अब ये तीनों चारों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, हमको सस्ते में टिकट मिल रहे हैं। अब एक एयरलाइन बंद होगी तो हमारे रेट बढ़ेंगे, तो आप और 10 एयरलाइन शुरू करा दो ताकि हमारा टिकट सस्ता हो जाए। ऐसी स्थिति पैदा करो कि एयरपोर्ट के बाहर लाल पीले नीले कपड़े पहनकर चलो मुंबई चलना है 3,000, दूसरा 2,800, 2,400। हम क्यों? एयर इंडिया को क्या मतलब है 70,000 करोड़ के विमान खरीदने का? ये 70,000 करोड़ के विमानों के बजाय यही पैसा इरिगेशन के लिए यूज होता, गांव में स्कूल बनती, गांव में अच्छे अस्पताल बनते, गरीब मजदूर किसान का कल्याण होता, तो कहीं कहीं चला जाता। और इसलिए पहली बात यह है कि समाजवादी जो देश समाजवाद पर चल रहे थे वो भी खत्म हो गए। चाइना में मैं बीजेपी का डेलीगेशन लेकर गया था, तो वहां लाल बावटा है केवल, बाकी सब खत्म हो गया। मैंने 3 दिन पहले टीवी देखा कि चाइना ने अपने डिफेंस को पूरी तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ओपन कर दिया 100%। अब चाइना कम्युनिस्ट देश नहीं रहा, रशिया का बैंड बाजा बज चुका। और आपको अगर समय मिलेगा आप कभी जाइए हंगेरी में, एक बुडापेस्ट करके शहर है, उसमें एक गार्डन है, उसमें जाइए। उस गार्डन में 25-30 पत्थर की प्रतिमाएं ऐसी नीचे रखी हुई है। लेनिन, मार्क्स, जितने कम्युनिस्ट नेता है उनकी प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ कर गार्डन में रखा गया। लोगों में गुस्सा है। तो एक बात है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से देश का विकास नहीं हो सकता, सोशलिस्टिक मॉडल फेल हुआ है। और अमेरिका का जो राइटिस्ट इकोनॉमिक थिंकिंग है, जिसको हमारे ऊपर चिपकाने की कोई, हम राइटिस्ट नहीं है।
मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं, हम अमेरिका की विचारधारा वाले नहीं हैं। कुछ बातों में उसमें समानता होगी, पर हमारी विचारधारा जो है वो, अमेरिका भी आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आई, लिबरल इकोनॉमी लेकर भी प्रॉब्लम में आए। तो वर्ल्ड में कौन सा इकोनॉमिक थॉट है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं? वो हमारा है राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय। जो अंत्योदय है वो हमारा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ है। और हम हमारे विचार परिवार में सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, और इसलिए हमने ये कहा कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो वंचित है, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में कहा है, उसको हम केंद्र बिंदु मानकर हमारी नीतियों को तय करेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि 2020 साल में वर्ल्ड में 6.5 करोड़ स्किल लेबर के जॉब्स अवेलेबल है। आज अगर हम गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे देश के करोड़ों युवाओं को, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में गए, वैसे स्किल डेवलपमेंट से तैयार किए हमारे लड़के बाहर जाएंगे। हमने स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है, हमने एग्रीकल्चर पर जोर दिया है, हमने ट्राइबल और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कैसे रोजगार की, यानी सिंपल भाषा में अगर कहना है तो रोजगार की निर्मित करने वाली, गरीबी को हटाने वाली, और धनवान और गरीबों के बीच की रेखा को कम करने वाली, और रोटी कपड़ा और मकान से सबके जीवन को सुसह्य करने वाली इकोनॉमी, जो स्वदेशी के आधार पर हो, वो इकोनॉमी हमारी आवश्यकता है। गांधी जी कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही है। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमने जो सोचा है कि हम छोटे छोटे लोगों को आधार देंगे, और ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट खोला गया, और करोड़ों युवकों को हमने प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है, ताकि गरीब आदमी खड़ा। मुद्रा बैंक खोल रहे, 20,000 करोड़ फाइनेंस करें मुद्रा बैंक में। आपको पता है कि असंगठित क्षेत्र में कामगार थे, उनके 27,000 करोड़ रुपए बैंक में पड़े थे। वो एक फैक्ट्री छोड़ता, दूसरे फैक्ट्री में जा, तीसरे फैक्ट्री, चौथे पर, जो पैसा बैंक में 27,000 करोड़। अब उनमें उसको नंबर दिया है, और वो 27,000 करोड़ रुपए गरीब कामगारों के हम वापस करने का निर्णय हमने किया। बैंकों को कहा इसके पैसे वापस करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या हुआ? गरीबी दूर हुई। 18 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले, 20 लाख लोगों ने टैक्स सब्सिडी छोड़ दी। अब मैं बीच में ईरान गया था, ईरान में एक पोर्ट बना रहा हूं। ईरान की सरकार ने 2013 में हमारी भारत सरकार को एक पत्र दिया था, पत्र की कॉपी मेरे पास है, कि हम 82 सेंट से आपको गैस देने के लिए तैयार हैं, $1 से ही कम। और हमारे देश में हम लोग 30 फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है, और 4 फैक्ट्री नाफ्ता से यूरिया तैयार करती है, और उसकी नाफ्ता से यूरिया बनाने की कीमत 44,000 रुपये टन है। और गैस जो यूज कर रहे हैं वो $12 से $15 का है। $1 से कम गैस अवेलेबल होने के बाद वही यूरिया बनाते हैं। तो मुंबई से दिल्ली जितना डिस्टेंस है, उससे चाबार से मुद्रा या कांडला डिस्टेंस कम है, और इसलिए आप कराची के बाजू में, अगर आपको चाबार खुल जाएगा तो डायरेक्ट ट्रैफिक हम लोग चाबार से अफगानिस्तान होकर रशिया तक गाड़ी से जा सकेंगे, रेलवे, और इसमें हमारा सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुल जाएगा। आज हम वो पोर्ट बना रहे हैं। वहां अगर 82 में मैंने राष्ट्रपति प्रधान को कहा कि अब गैस दो, मैंने लेटर दिखाया, प्रधानमंत्री ने कहा कल की बात कल, ये खत्म हो गया ऑफर। मैंने बोला ऐसा कैसा, आपने दिया था 2013 का। बोले नहीं मिस्टर मिनिस्टर, अभी ये हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे वो उठने वाले, अब हम ये कीमत में नहीं दे पाएंगे। 80,000 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे यूरिया पर, और हमारा कॉस्टिंग कितना है, और वहां अगर यूरिया की फैक्ट्री हम डालते हैं तो हमारे 80,000 करोड़ रुपए बचते, और भारत के किसानों को 50% सस्ता यूरिया मिलता। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, इसने देश का सत्यानाश किया। और इसलिए राष्ट्रवाद के आधार पर शोषित, पीड़ित, दलित, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो हमारे लोग बसे, उनको केंद्र मानकर छोटे छोटे उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करके
हम देश में इंडस्ट्री का और एसेट का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या था? क्या सब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में इंडस्ट्री खुलेगी? क्या हमारे गांव में जिसकी पॉपुलेशन 1500 है उसमें इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए? लोगों ने विरोध किया। लोग बोलते परसेप्शन की थ्योरी है। हमारे भी लोगों से चर्चा हुई। अब मुझे बताइए कि एक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना है, 2000 एकड़ में डैम बन रहा है और उसमें से कैनाल निकलेंगे और 3 लाख एकड़ को पानी मिलेगा। अब ये 2000 एकड़ जिनकी जमीन जा रही है उनके 80% लोग कंसेंट देंगे और उनका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट होगा तो डैम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जो 80% लोग, उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनकी जमीन जा रही, कौन है परमिशन देगा? कोई नहीं देगा, तो डैम नहीं बनेंगे। 80% लैंड केवल इरिगेशन के लिए एक्वायर्ड हो रही है। हमारे देश में जितनी बरसात आती है, आज मैं पुणे में था तो आप पानी, अभी से पानी कट की बात चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने मिलकर पानी में बहुत काम किया है विदर्भ में। हम कहते चलने दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। तो ये कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पानी का शॉर्टेज है और जितनी बरसात आती है उसका 70% पानी समुद्र में बह जाता है। अब मुझे बताइए कि ये लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे तो इरिगेशन कैसे होगा? गांव में इंडस्ट्री खोलेंगे नहीं तो रोजगार कैसे निर्माण होगा? और इसलिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने एग्जाम्पशंस किए थे। हम समझाने में शायद कम पड़े होंगे। अपने राज्यों को सौंपा है और ये सब यूपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पत्र मेरे पास थे जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। वो भी यही बात कह रहे हैं, भविष्य को पॉलिटिकलाइज किया गया। और हमने राज्यों को कहा है कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्य जिसको विकास चाहिए वो निर्णय करेगा, नहीं चाहे वो नहीं करेगा। और इसलिए आज की इस इकोनॉमिक सोच में कुछ पार्टियां ऐसी है कि जो आइसोलेटेड ऐसे लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के हैं और डेवलपमेंट के विरोधी है, वो लगातार इस देश के इकोनॉमी को रोकना चाहते हैं। हमको इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट तीनों भी प्रिय है। हमको देश में ग्रीनरी भी चाहिए, पोल्यूशन से भी मुक्ति चाहिए और रोजगार भी चाहिए। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमारी आने वाली इकोनॉमी हम सब मिलकर राष्ट्र के हित में कौन सी दिशा में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग फ्रस्ट्रेट है, जो लोग निराश है, जो पीटे गए हैं, जिनका बैंड बाजा बज चुका है, वो लोग अभी विकास का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हम तो डूबे हैं सनम पर तुम्हें ले डूबेंगे, हम भी नहीं कर पाए तुम्हें भी नहीं करने देंगे। और उनके झांके में हमारे लोग ही आते हैं। तो कभी कभी हम सबको मिलकर इस देश के विकास की इकोनॉमिक मॉडल पर सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप उद्योग चलाते हैं तो मजदूर संघ की यूनियन बनने वाली है, तो मजदूर संघ ने कैसे काम करना और इंडस्ट्री ने कैसे काम करना, दोनों का बराबर समन्वयात्मक अप्रोच तैयार करना होगा कि देश के हित में क्या होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि वेरी रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और इसलिए सही इकोनॉमिक सोच जिसके आधार पर कृषि क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, लघु उद्योग का, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास की एक दिशा हमको तय करनी होगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे और हमारी ही विचारधारा में ताकत है कि हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बना सकते हैं और हिंदुस्तान को नंबर 1 की ताकत दुनिया में बना सकते हैं। हमारे विचारधारा क्या है, पॉजिटिव अप्रोच में उसमें विश्वास रखकर हम आगे जाएंगे और हमारी सबकी सोच में समन्वय होगा, सहकार्य होगा, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन तीनों भी होगा तो देश का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपकी जो समस्या है वो मुझे बहुत सी पता है, बहुत से विषयों की जानकारी है। कलराज जी ने कुछ बातें कही है, जितना मुझे संभव होगा जरूर मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।